नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू। विधायकों ने लगाए 423 सवाल, सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर सियासत जारी। बीजेपी का बयान, केदारनाथ बचाने के लिए नहीं, कुर्सी बचाने के लिए हो रही पद यात्रा। उपचुनाव पर है कांग्रेस का निशाना। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कल दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ जंतर मंतर पर होगा हल्ला बोल। कानून व्यवस्था और सरकार पर होगा वार। और टिहरी में आपदा प्रभावितों से मिलने राहत शिविर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। आपदा प्रभावितों का जाना हालचाल, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र की। आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाला उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की माने तो मानसून सत्र के लिए अब तक 423 प्रश्न आ चुके हैं, जबकि प्रश्नों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर अभी समय और स्थान तय नहीं है, लेकिन विधानसभा सचिवालय सत्र के आयोजन को लेकर तैयार है। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एनडीए सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि मोदी सरकार ने अपना 15वां बजट पेश किया है, जो उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। बता दें कि बजट पर चर्चा के दौरान दुष्यंत गौतम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। देश में 900 से ज़्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गाँव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुँचाने का काम किया। इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है वो चल रही है, और यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा से भाजपा नेता घबराए हुए हैं, इस वजह से तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि सूर्यकांत धस्माना ने विजय बहुगुणा पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को भी आड़े हाथ लिया। धस्माना ने मानसून सीजन को लेकर सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाया। पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी घबराई हुई है, और केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो घबराहट इनको ये हुई कि सारी की सारी लीडरशिप, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य, सारे सीनियर लीडर्स, एमएलए उस यात्रा में शुरुआत में जब आशीर्वाद देने पहुंचे तो हवा तो इनकी वहीं खिसक गई थी। उसके बाद जब शुरू हुआ ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से श्रीनगर, जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी बढ़ रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस यात्रा को लेकर धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक यात्रा बता रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों केदारनाथ पर जमकर सियासत हो रही है और उसकी वजह है केदारनाथ उपचुनाव।
मामला सुर्खियों में तब छाया जब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का विरोध शुरू हुआ। प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों से लेकर विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सरकार द्वारा तीर्थ पुरोहितों को तो मना लिया गया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा का आगाज किया, लेकिन अब इस यात्रा पर बीजेपी लगातार निशाना साधने का काम कर रही है। भाजपा का कहना है कि केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव और करण महारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर भी इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूं, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया। तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दल बदलू नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे नेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ यात्रा पर राजनीति न करने की भी सलाह दी है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के एक भगोड़े ने बयान दिया है कि कुर्सी बचाओ यात्रा, ये उनका बयान नहीं है, ये मुख्यमंत्री द्वारा दिलवाया गया बयान है। वो भारतीय जनता पार्टी की हाथ की कठपुतली बन गए हैं। उनको मालूम ही नहीं है क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति जो खराब है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनको मालूम है, जब कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते थे, कांग्रेस के गुणगान करते थे पूरे प्रदेश के अंदर, वही दिनेश अग्रवाल जी हैं जिनको मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। आज जो केदारनाथ धाम में जो चोरी हुई है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरी मांग है आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा जी की तरफ से, इस सारी संपूर्ण कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री तत्काल सुप्रीम कोर्ट के एक एक्टिव जज से इस 228 करोड़ सोना घोटाले की जांच करें। अरे इतना तो जो वहाँ से दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया से जो डाकू आए थे, कौन कौन आए थे वो, जो यहाँ से सोना उखाड़ के ले गए, आप सब जानते हैं। चंगेज खान से लेकर और मोहम्मद गौरी से लेकर, इतना सोना तो उन्होंने भी नहीं लूटा जितना सोना इन्होंने लूट लिया। केदारनाथ को लेकर हो रही राजनीति क्या रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि मसला सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं बल्कि केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव का भी है। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग कल दिल्ली में जंतर मंतर पर होने वाले ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगी। बता दें कि ये प्रदर्शन महिला कांग्रेस से देश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर कर रही है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी बात कह रही है। आपको बता दें कि कल होने वाले प्रदर्शन के लिए राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों से जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए बस की व्यवस्था की गई है। देखिए, उत्तराखंड से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं और बसें उनको प्रोवाइड कराई गई हैं और बसों से दिल्ली पहुंच रही हैं। कल जंतर मंतर में 11 बजे महिला कांग्रेस का, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार है, इन सब चीज़ों को लेके है। और एक मुद्दा है जो महिलाओं को 33% आरक्षण के चक्कर में, मेन मुद्दा यही है महिला कांग्रेस का, उसको लेके कि आपने ये लागू करो, जल्द करो, अभी करो और तुरंत करो। इसी को लेके वहाँ पे धरना है और सभी जगहों से विभिन्न वहाँ क्षेत्रों से महिलाएं पहुँच रही। उधर टिहरी के घनसाली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बूढ़ा केदार में आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात की। बता दें कि यशपाल आर्य राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस सदन में पिछले कई सालों से बूढ़ा केदार वासियों के विस्थापन की मांग को लेकर आवाज उठाती आई है। बावजूद इसके सरकार ने बूढ़ा केदार के
बूढ़ा केदार को लेकर अहम योजना नहीं बनाई और जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने संगठन में बेलगाम नेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। अक्सर अपने नेताओं के उलझुल बयानों से असहज होने वाली कांग्रेस ने अब पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बता दें कि अब जो नेता हैं और प्रवक्ता वो बयान देने से तो बचेंगे ही, साथ ही संवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाएंगे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने अब अपने बेलगाम नेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं में इन दिनों उपचुनाव जीत के बाद इतना उत्साह भर गया था कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना संगठन की जानकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने बयानों से पार्टी को सहज कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं की ये कारगुजारी बीते रोज पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के कार्यक्रम में भी देखने को मिली। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के सामने पार्टी के नेताओं ने भी ये शिकायत रख दी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया कि अब कोई भी नेता या प्रवक्ता बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कांग्रेस के इस पत्र को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि इस पत्र से कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता का पता चलता है। गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में और प्रवक्ताओं में। गजब का ही अनुशासन है और तालमेल है कि पता ही नहीं है कि कब बाइट करनी है, कब बयान देना है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये निशाना किसकी तरफ है, किसको टारगेट करके ये बोला जा रहा है, वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ही जाने। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी पार्टी में कोई अनुशासन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, इवन बड़े नेताओं को भी बैसाखी पकड़ा दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा। हालांकि इस प्रतिक्रिया पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकातें किस उद्देश्य से हो रही हैं? प्रदेश में इसमें जगह जगह फुसफुसाहट हो रही है और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने पार्टी में एक सर्कुलर जारी किया है कि जो भी प्रेस वार्ता हो, जो भी नेता अपनी बात रखे, उसका संज्ञान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को होना चाहिए। और इसमें बुराई क्या है? अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विषय की जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर जो है सही तरीके से अपनी बात जो भी वक्ता रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे। तो ये केवल पार्टी के अंदर का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें इतना मीन में खोजने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को है। उत्तराखंड कांग्रेस में अमूमन गुटबाजी और अंतर्कलह देखने को मिलती है, जो पार्टी के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित हुई। अब जो आदेश पार्टी के नेताओं के लिए जारी किया गया है, उसका असर क्या देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे इतना जरूर साबित हो जाता है कि पार्टी के नेता मनमानी जरूर करते हैं, जिसे बदलने के लिए अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को ये फैसला लेना पड़ा है। उधर टिहरी के बूढ़ा केदार में कैबिनेट मंत्री और टिहरी के प्रदेश प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रभावितों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही बारिश के बाद टिहरी के बूढ़ा केदार में बाढ़ जैसे हालात पनपे और इसी दौरान मलबे में दबने से एक मां और बेटी की मौत भी हो गई थी। वहीं तिनगढ़ गांव में बताया जा रहा है कि प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई घरों को
खाली भी करवाया था और इस दौरान जो मलबा है वो 15 घरों पर गिरा था। आवासीय घरों पर जब मलबा गिरा उससे पहले ही वो मकान खाली कर दिए गए थे। इस वजह से एक बड़ी क्षति होने से रुक गई। बता दें कि अब ये लोग शिविर में हैं। राहत शिविर में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने पीड़ितों का हालचाल जाना और उनसे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लेकर भी चर्चा की। आपने स्वयं ने देखा कि जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेज़ी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से ही हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। दिनेशपुर में कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा है कि भाजपा सरकार में अपराधी फल फूल रहे हैं और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार मटकोटा सड़क की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन कर रही है, बावजूद इसके कोई अधिकारी मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आगामी दिन 10:30 बजे हमारे उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में हम लोग मेरे नेतृत्व में हमारे साथियों के साथ क्षेत्र के 4-5 मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन डीएम साहब को देंगे। ज्ञापन का जो सब्जेक्ट है सर्वप्रथम विकास, सड़कों के विकास को लेकर है। उधर लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगा GIC मटकल स्कूल की जो इमारत है वो पूरी तरह से जर्जर हो सकती है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा यहां दावत दी जा रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग बेखबर है। स्थानीय लोगों की माने तो स्कूल में नौनिहालों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी मौजूद नहीं है। क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर सिंह ने बताया कि इस मामले में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया गया, लेकिन किसी ने भी संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। मेटलक का जो हमारा इंटर कॉलेज है एक दूरस्थ क्षेत्र जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ है और जिसमें कि आज तक जो भवन है जो बहुत पुराना है, जिस समय हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल था तब से वह भवन है पूरा जर्जर की हालत में है, जिससे हम जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिल चुके हैं और उनका कहना था कि ये जर्जर हालत में है। इसके आदेश जो है PWD को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया है, जिसमें बच्चों का जो है एक जो पुरानी जो इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है उस पर बरामदे में बैठाया, जिसमें प्रवक्ताओं के जिसमें से अभी तक 5 या 6 पद जो है प्रवक्ताओं के खाली हैं। उसमें लक्सर में मौजूद सीमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि घटना की जानकारी के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। बता दें कि जो मृतक है वो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। कोई भी आदमी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमको सूचना मिली थी 9 बजे लगभग, हम यहाँ पे पहुँचे थे 6 बजे। 6 बजे से हमें यहाँ बाहर कोई भी बाहर नहीं आया, बात करने के लिए कोई भी नहीं आया कंपनी से। क्या चाहते हैं आप? मृतक के परिवार को मुआवजा, उसको छोटी 6 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और एक भाई उनका एक्सपायर हुआ है, अभी 12 मंथ हुआ है। उससे पहले ब्लड कैंसर से। अभी परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी था, वो भाई की पत्नी भी इसी के सहारे से जी रही थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू। विधायकों ने लगाए 423 सवाल, सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर सियासत जारी। बीजेपी का बयान, केदारनाथ बचाने के लिए नहीं, कुर्सी बचाने के लिए हो रही पदयात्रा। उपचुनाव पर है कांग्रेस का निशाना। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कल दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ जंतर मंतर पर होगा हल्ला बोल। कानून व्यवस्था और सरकार पर होगा वार। और टिहरी में आपदा प्रभावितों से मिलने राहत शिविर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। आपदा प्रभावितों का जाना हालचाल, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप।